मैं डॉक्टर गिरिराज गोयल, मैं सहायक प्राध्यापक और प्रभारी विभागाध्यक्ष हूँ पोल्ट्री साइंस डिपार्टमेंट का। और सर आज हम बात करेंगे ग्रामीण मुर्गी पालन की, क्योंकि ये युवा उद्यमी संवाद है। मेरी आप तो मैं आज मेरा जो मुख्य उद्देश्य रहता है, स्पेशली जब युवा से मैं बात करता हूँ तो मेरा मुख्य उद्देश्य रहता है कि मैं उनको मेरा जो उद्देश्य रहता है कि मतलब ज्यादा साइंटिफिक डाटा पे हम बात ना करें और बात करूं मैं कि मैं किसानों को हम लोग क्या दे सकते हैं, जो हम लोग इसके वैज्ञानिक हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो मुर्गी पालन अभी वर्तमान में तो स्वरोजगार के लिए मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा साधन है और युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा साधन है। और सरकार भी इस समय इस बात को बहुत गंभीरता से इस बात पर काम कर रही है कि किस प्रकार से मुर्गी पालन को बड़े स्तर पर और बड़े स्तर पर लोगों के बीच ले जाएं। क्योंकि अभी वर्तमान में जो मुर्गी पालन है, थोड़ा सा बात करूंगा तो उसका कम से कम 80% जो है मुर्गी पालन ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसको कह सकते हैं, बड़े बड़े फार्म, बड़े बड़े फार्मर कर रहे हैं। और केवल 20% अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन जो ब्रायलर है वो छोटे किसान 1000 बर्ड्स वाले, 500 बर्ड्स वाले या फिर छोटे गांव में जो बैकयार्ड में रख रहे हैं वो लोग कर पा रहे हैं। लेकिन सरकार का ये उद्देश्य है कि, और वो जो 80% है वो समझ लीजिए कि पूरे भारत में 5 से 10,000 फार्मर हैं जो 80% प्रोडक्शन कर रहे हैं। और बाकी जो करीब 30 से 40 लाख किसान और इसमें काम कर रहे हैं, 30 से 40 लाख किसान, उनके पास केवल 20% है। तो सरकार का ये प्रयास है कि इस 20% को बढ़ाकर कम से कम 30 से 40% ले जाएं इन 40 लाख किसानों के पास। तो जब उनके पास उनका व्यवसाय का स्तर बढ़ेगा तो नो डाउट उसमें उनका आमदनी भी बढ़ेगी और उसमें नए लोग भी आए, स्पेशली युवा, जो आज के विषय के लिए आज हम बात कर रहे हैं, युवा उद्यम। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, सब लोग जानते हैं, वो मैं अभी बात कर रहा था कि ग्रामीण मुर्गी पालन का क्या व्यवसायिक महत्व है। देखिए, मैंने आपको बताया कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको बड़े से बड़े स्तर पर भी किया जा सकता है, करोड़ों का मुनाफा भी ले सकते हो आप, और इसको न्यूनतम स्तर पर भी किया जा सकता है। आप 10 मुर्गी से भी शुरू कर सकते हो। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि मोबाइल का खर्चा ही आप समझ लीजिए कि मैं बहुत बिल्कुल देसी तरीके में बात करता हूँ। आप लोगों को लगेगा मैं अभी साइंटिफिक बात करूंगा, इंग्लिश में बात करूंगा तो 80% लोगों के समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत देसी तरीके में बात करता हूँ, मैं ऐसी बात करूंगा। तो अभी देखा जाए तो मोबाइल ही हमको 20,000 रुपए का बदलना पड़ता है हर 2 साल में। तो 10, 20, 50, 100, 200 मुर्गी से काम चलेगा नहीं अब पालने से, मैं आपको बताऊं। और 1 और 2 बीघा जमीन से भी काम नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़े बड़े स्तर पर सोचना पड़ेगा। लेकिन बड़े स्तर पर जाने के लिए आपको उसकी जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है और इसको अब थोड़ी सी शैक्षणिक योग्यता और थोड़ी सी पूंजी इसमें लगाएं तो एक अच्छा रोजगार का साधन बन सकता है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी जो वर्तमान में मुर्गी पालन है एक, उसके साथ में कई और सारी चीजें भी आप कर सकते हो, और मैं सब आपको बताऊंगा। स्पेशली युवा जो है, जो यंग जनरेशन है, और आ रहे हैं लोग हमारे पास नए नए आइडिया लेकर, उनमें से कुछ आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसमें से हम बात करेंगे, चूंकि ये युवा संवाद है तो ग्रामीण मुर्गी पालन पे ज्यादा बात करूंगा मैं, व्यावसायिक मुर्गी पालन पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो ग्रामीण मुर्गी पालन के लिए कोई भी मुर्गी पालन हो तो उचित स्थान का चयन करना पड़ता है। उसमें क्या देखना है कि आपको शहर के पास है, मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध है कि नहीं, वहां पे उसका एनवायरनमेंट कैसा है। ऐसा नहीं कि पानी भरा रहता है या कोई ऐसी दिक्कत आती है चोर चकारी वाला, मतलब ऐसा भी एरिया नहीं कि निर्जन स्थान है, हम पूरे 2 महीने 4 महीने मुर्गी पाले और फिर वहां से कोई एक रात में पूरा नुकसान करके चला गया चोरी करके, वो चीज भी याद रखनी है। और दूसरा है उचित प्रजाति का चयन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मुर्गी में कई सारी प्रजातियां हैं, व्यवसायिक कमर्शियल बर्ड्स हैं, लेयर्स हैं, ब्रायलर्स हैं, और उसके अलावा भी कई सारी प्रजातियां हैं। लेकिन हमको वो प्रजाति का चयन करना है जो हमारे वातावरण के हिसाब से अनुकूल हो, हमारे एरिया के लिए सरकार ने भी बोला हो। और दूसरी बात, मार्केट में किस जाति की, अभी मार्केट में किसकी डिमांड चल रही है आपके एरिया में। अब आपने पाल लिया कोई ऐसा बर्ड जो जिसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। मैं अभी आपको बताऊं, जबलपुर में जितने लोगों से बात करता हूं तो मेरे से बोलते हैं सोनाली सोनाली। जो लोग किसान मुर्गी पालक होंगे ना, वो जानते होंगे सोनाली। सोनाली CRI सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया था। एक डुअल ब्राउन एग लेयर है, भूरे रंग का अंडा देती है, लेकिन उसको किसानों ने पाल लिया। फिर कुछ जो एंटरप्रेन्योर थे या कुछ और जो बड़े
मुर्गी पालक थे या इंटीग्रेटर थे, उन्होंने उसको पूरे मार्केट में बोले ये डुअल पर्पज है, बड़ा अच्छा है, तो उसको पूरे मार्केट में वही छाया हुआ है जबलपुर एरिया में और नागपुर और आसपास। लेकिन ये बदलता रहता है समय के साथ। इसके पहले एफएफजी चलता था, लेकिन जो हमारी अपनी प्रजाति है जो मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंडेड है केंद्र सरकार द्वारा, आईसीआर द्वारा, वो नर्मदा निधि है। वो डुअल पर्पज कलर्ड बर्ड है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो उचित प्रजाति का चयन करना है, तो मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी प्रजाति है मध्य प्रदेश के लिए वो नर्मदा निधि मानी जाएगी। और दूसरा जो अपना चैंपियन है, बिल्कुल जो अपना सिर का ताज है मध्य प्रदेश का, कड़कनाथ। धोनी साहब भी उसको पाले, कई लोग उसको पाल रहे हैं और अच्छा पोटेंशियल है, बढ़िया। लेकिन थोड़ा सा कड़कनाथ में जो लोग मुझको सुन रहे हैं, सीनियर लोग भी, डीडीबीएस भी, थोड़ा मार्केटिंग का इशू इसमें आता है। क्योंकि क्या है कि जब बड़े संख्या में कड़कनाथ को हम पालते हैं तो फिर बड़े संख्या में एक साथ बिकता नहीं है, क्योंकि इसका रेट मार्केट में ज्यादा है। अब इसको ऐसे देखें कि अगर अपन रोज सब्जी भाजी खा रहे हैं, रोज दाल बन रही है, और किसी दिन जो है रबड़ी बनाए, तो रबड़ी लोग रोज नहीं खाएंगे। तो कड़कनाथ एक तरह से चिकन में रबड़ी है। तो उसके भी वे आउट है, उसके भी रास्ते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करें, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रामीण मुर्गी पालन के लिए सही संख्या, तो मैं कहता हूं कि जो लोग नया शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल नया, जो सीख के दो कुछ ट्रेनिंग लेके छोटी सी काम शुरू कर रहे हैं, उनके लिए 200 से 500 मुर्गा मुर्गी के साथ में आप शुरू करिए। धीरे धीरे एक साइकिल चलेगी, मतलब एक बैच आप निकालेंगे, 2 बैच निकालेंगे, मार्केट में लोग आपको जानने लगेंगे, पहचानने लगेंगे कि भी ये भी एक फार्मर है और इसका प्रोडक्ट अच्छा है। देखिए एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की तारीख में किसी भी चीज को पैदा करना कोई कठिन काम नहीं है। हम बता रहे हैं कि आप जो है इधर बोइंग का एरोप्लेन भी बना सकते हो जबलपुर में, लेकिन बेचना बड़ा कठिन हो गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाहे वो बकरी हो, चाहे भैंस हो, चाहे दूध हो, चाहे अंडा हो, प्रोडक्शन इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज टू मार्केट। उनको बेचना, और बेचना ऐसा नहीं कि किसी भी रेट पे बेचना, बेचना हमारी अपनी रेट पे जिसपे हमें कुछ प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए आपको आसपास के बाजार के सर्वे भी करना पड़ेगा कि इस एरिया में कौन सी ब्रीड, कौन सी वैरायटी, कौन सी कलर वाली चल रही है, कि कौन सा अंडा चल रहा है, क्या चल रहा है, वो आप बेच सकते हो इस एरिया में। तो वो मार्केट का सर्वे करना शुरुआत करने के पहले बहुत जरूरी है कि हम इस एरिया में क्या चलाएंगे और कैसे आराम से बिक जाएगा। अगला है प्रारंभिक पूंजी का निर्धारण करके। हाँ, अब एक और चीज है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई शुरू में कितनी लागत लगनी है, मेरे पास कितना पैसा है। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं स्वयं सहायता समूह बना लूं, या कोई आजकल ये भी बन रहे हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओ, फिर कोऑपरेटिव भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो वो आप अपनी पूंजी का निर्धारण करके उस पर काम करो कि हमें इतना पैसा लगेगा साल भर में, मेरे पास इतना पैसा है, मैं अगर 4 आदमियों को और जोड़ दूंगा तो हम लोग मिलकर ये अच्छा काम कर पाएंगे। देखिए एकता में बहुत शक्ति होती है। आप अकेले काम करेंगे, कभी शादी में जाना है तो फार्म कौन देखेगा, इसलिए कम से कम एक और साथी रखिए अपना, विश्वसनीय, विश्वास पात्र। एक रखिए, 2 रखिए, 4 रखिए। भाई तुम्हारे घर में कोई काम आ गया, कोई अच्छी बात आई है, कोई खुशी की बात है, कोई दुखी की बात है, तो दूसरा आदमी देख लेगा। क्योंकि मुर्गी पालन में क्या है कि ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बाकी पशुपालन में आप 2-4 दिन नहीं भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मुर्गी पालन में 2-4 दिन नहीं देखा और बड़ा नुकसान तुरंत होता है। ये मुर्गी पालन की एक बड़ी समस्या है। यहाँ प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है और नुकसान भी बहुत ज्यादा है, दोनों बातें हैं, रिस्क बहुत ज्यादा है। तो आप ज्यादा अच्छा है कि स्वयं सहायता समूह बना के या इस तरीके से अपना कोई ग्रुप बनाकर काम करें। और एक उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको उसकी सामान्य प्रशिक्षण प्राप्त करके सामान्य जानकारियां, वो बहुत जरूरी है। कोई भी काम शुरू करना है, और मेरा बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है, मैं जब मेरे पास फार्मर आते हैं तो मैं उनसे 2 बातें जरूर पूछता हूँ। बहुत लोग आते हैं कि सर हमको शुरू करना है, नए लड़के आजकल बहुत आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ भैया ये बताओ कि तुम ये बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो ये बिजनेस के लिए मतलब ये बिजनेस शुरू कर रहे हो कि साइड बिजनेस शुरू कर रहे हो। कई लोगों का ये रहता है, अरे अच्छा ठीक है अपना ये काम चल रहा है, अपन 2-4 लाख रुपए इसमें डाल देते हैं फार्म में और एक एडिशनल इनकम होती रहेगी। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आप सबको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की लाइव स्टॉक फार्मिंग या जिंदा चीज के साथ काम करना, चाहे वो हमारे अपने बच्चे हों, चाहे वो गाय का बच्चा हो, चाहे वो मुर्गी का बच्चा हो, चाहे बकरी का बच्चा हो,
अगर आप साइड बिजनेस की तरह से करोगे, अगर अपने बच्चे भी दूसरे को बोलोगे कि आया पाल लेगी, बाई पाल लेगी, वो बच्चे बिगड़ेंगे, है ना। और ऐसे ही हमारा फार्मिंग है। अगर आपने सोचा कि मैं एक नौकर लगा दूंगा और वो मेरे को कमा के और मेरे 4 लाख रुपए मैं डाल देता हूं, तो मैं आज आपको पहले दिन बोल देता हूं कि आपको नुकसान की गारंटी मैं दे देता हूं। लाइव स्टॉक फार्मिंग, मुर्गी पालन, गाय पालन साइड बिजनेस कभी नहीं हो सकता, ये बिजनेस है। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आपको खुद देखना पड़ेगा। हाँ, ये नहीं है कि आपको खुद गोबर उठाना पड़ेगा या खुद मुर्गी को दाना डालना पड़ेगा, वो आप करवाओ, वो आप दूसरे लेबर से करवाओ, आप खुद भी करो, लेकिन आपको रोज देखना पड़ेगा। जो आपने सोचा कि अरे कुछ नहीं है, 2-4 लाख रुपए डाल के और थोड़ा सा पैसा एडिशनल आ जाएगा, साइड बिजनेस, तो साइड बिजनेस में कभी, क्योंकि यहाँ हम डायरेक्ट खुद को याद रखना पड़ेगा, कोई आपको दूसरा कमा के नहीं देगा, आपको खुद को कमाना पड़ेगा, खुद को ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ऐसा बिजनेस के तौर पर करेंगे तो लाभ की गारंटी मुर्गी पालन में तो मैं देता हूं, कभी नुकसान नहीं होगा, लेकिन हो सकता है एक आध बार नुकसान हो जाए, लेकिन वो अगले इस बैच में पूरा हो जाएगा, ये पक्की गारंटी है। हाँ, मैंने आपको अभी बताया था कि नर्मदा निधि और कड़कनाथ ये दो वैरायटी हैं जो अभी बहुत अच्छी चल रही है मध्य प्रदेश के लिए। नर्मदा निधि को हमने AICRP और पोल्ट्री ब्रीडिंग जबलपुर में नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ने बनाया है और इसको पूरे मध्य प्रदेश के हिसाब से विकसित किया गया है। जलवायु के अनुरूप इस पर काम चलता रहता है, लगातार इसमें हम नस्ल सुधार करते रहते हैं, इसमें कोई समस्या आती है तो उसका भी सुधार करते रहते हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, क्योंकि इसमें एक पेरेंट जो है वो देसी है और कुछ इसमें विदेशी नस्ल का भी है, और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो मध्यम स्तर की है, मतलब देसी से अच्छी है और विदेशी से थोड़ी कम है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। दूसरा अपना कड़कनाथ, आप सब जानते हैं काले रंग का मांस होता है, काला मांसी बोलते हैं, और इसमें भी वही खास बात है जो हर देसी जानवर में होती है, आराम से जो अपनी गर्मी सर्दी को सहन कर लेता है, गर्मी को, और उसके बाद रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़िया है, जल्दी से बीमार नहीं होते, ज्यादा वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ती, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सेट बनाने की जरूरत नहीं है। और कड़कनाथ की तो और खास बात है कि इसमें औषधि गुण होते हैं, ऐसा बोलते हैं लोग। और एक और बात बोलते हैं लोग, बिल्कुल मैं भी इस चीज को देख रहा हूँ, उस पर रिसर्च कर रहा हूँ कि इसमें शक्ति बढ़ाने की एफ्रोडियासिक प्रॉपर्टीज हैं, कह सकते हैं स्टेमिना इंप्रूव करने की प्रॉपर्टीज हैं, इस पे भी हम काम कर रहे हैं कि इसको साइंटिफिकली प्रूव करें। अब बात करें कि मुर्गी पालन की ये सब बेसिक बात हमने करी, अब आपको एक शेड बनाना है, कोई नया उद्यमी है उसको शेड बनाना कैसे करेंगे। तो देखो अभी शुरुआत में तो आप क्या करिए कि जो नस्ल मैंने आपको बताई, नर्मदा निधि हो गई, कड़कनाथ हो गई, या कोई और डुअल पर्पज, जैसे कि लोग सोनाली भी बोलते हैं और लोग बनराजा भी बोलते हैं, तो इनके लिए तो क्या है कि आपको पूरा फुल सेट बनाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी बनाए तो अपने जो खेत है आपका, आपके पास जो जमीन है उसमें आप एक अच्छी बाउंड्री बना दीजिए, 4-5-5-6 फीट की, कर कुत्ता उत्ता अंदर ना आ सके, नहीं तो वो नुकसान कर देगा आपके मुर्गियों को। दूसरा, उसमें 1/3 भाग में आप शेड लगा दीजिए, सीमेंट वाली सीट लगा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छी रहती है क्योंकि गर्मियों में ज्यादा गर्म नहीं होती, और उसको सामने से खुला रखिए और वो पूरा बाड़ा जो रहे, और 2/3 भाग को खुला छोड़ दीजिए, और पूरे बाड़े में मुर्गियां घूमती रहेंगी। और उसमें क्या रहेगा कि आप उस 2/3 भाग खुले में बरसीम वगैरह भी डाल सकते हो आप, थोड़ा बहुत। अगर मान लो 1 एकड़ आपने जगह घेरी, पूरी बाउंड्री बनाई, उसमें से 1/3 में आपने एक तरफ से पूरी ऊपर से सीमेंट की सीट लगा दी और सामने से खुला छोड़ दिया, तो मुर्गी को जब गर्मी गर्मी लगेगी या बरसात होगी तो वो अपने आप अंदर चली जाएगी, जानवर समझता है, शेड के नीचे चली जाएगी। और रात के समय आप क्या करिए, वहां पे दाने के बर्तन रख दीजिए जहाँ पे आपकी शेड है, तो अपने आप मुर्गी रात में शेड के अंदर आ जाएगी, है ना, तो आपको उसकी दिक्कत नहीं होगी। और दिन में अगर आपने इसमें बरसीन वगैरह कोई काउपी है, चौला है, ये डाल दिया है, तो आपके दाने का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, कम से कम 30% दाने का खर्चा आप बचा सकते हो। क्या करें, मुर्गी ज्यादातर जो देसी मुर्गियां हैं वो ये बहुत बरसीन वगैरह बहुत अच्छे से खाती है, और आप वो वहीं घूमती रहेंगी, वहीं खाती रहेंगी, और फिर उसके बाद में उनको जो एडिशनल दाना है आप देख लीजिए कि ये कितना खा रही है, एडिशनल दाना आप अलग से बर्तन में रख के आप दे सकते हो। अब ये हम सेट बनाएंगे तो आप पूछोगे कि साहब कितनी जगह चाहिए, तो सामान्यतः जो देसी मुर्गी हैं, जो देसी कह सकते हैं, जो इम्प्रूव्ड है, जो जैसे कड़कनाथ हो गई या नर्मदा निधि हो गई, इनके लिए 2 से 5 वर्ग फीट प्रति मुर्गी के हिसाब से आप रख सकते हो। तो
जैसे मैंने शुरू में बताया कि 200 से 500 मुर्गियों की आप एक छोटी यूनिट से शुरुआत करिए तो 1000 से 2500 वर्ग फीट जगह काफी है ना। तो उतनी जगह में आप ये बाउंड्री बना के और ये छोटा सा काम शुरू करेंगे और धीरे धीरे आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आहार प्रबंधन अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो है ये बात तो ज्यादातर किसान भाई जानते हैं और हम तो ये लोग रोज ही चर्चा करते हैं कि पूरे जो पशुपालन पर जो खर्चा है उसका 70% तक दाने पे खर्चा होता है। अच्छा, दाने की रेट अभी मार्केट में बहुत ज्यादा है मुर्गी के दाने की, क्योंकि अभी तो मक्का की 28 रुपए रेट हो रखी है, लेकिन जहां सामान्यतः मक्का की रेट 21-22 रुपए रहती है ना। इस साल थोड़ी ज्यादा है, कम आ जाएगी, अभी फसल आएगी तो कम हो जाएगी। तो यहाँ एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये बिल्कुल यूनिवर्सल फार्मूला है, इससे आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, और मैं तो कहता हूँ किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। मैं कई चीजें किसानों से सीखता हूँ, मुझे आके बताते हैं कि साहब हम ऐसा कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, और फिर उसको हम अप्लाई करके देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, आप दाने का जो फॉर्मूला मैंने बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला दिया है, आप इससे दाना बनाएंगे आपको बढ़िया उत्पादन आएगा। और फिर इसमें देखो क्या है कि जितना मीठा शक्कर घोलोगे ना उतना मीठा होता है, ये दुनिया का नियम है। तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया कि पीली मक्का 60% डाल दो आप, 60 अगर 100 किलो दाना बना रहे हो 60 किलो पीली मक्का डाल दो। 10 किलो राइस ब्रान या चावल की कनकी राइस मिलों में 10-15 रुपए में मिल जाती है, आजकल तो इसमें भी मिल जाती है, और भी कई शासन की योजना है उसमें भी मिल जाती है। सोयाबीन की खली 20 किलो डाल दो आप, ठीक है। लेकिन सोयाबीन की खली अभी बीच में महंगी हो गई, 50-60 रुपए थी, अब तो 40 रुपए पे आ गई वापस। तो कभी ये महंगी हो जाए मूंगफली की खली डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। थोड़ी सोयाबीन की खली में प्रोटीन और अच्छी मात्रा में होते हैं, लेकिन जब मान लो कि 70-80 रुपए किलो रेट है तो फिर काहे को इतना खर्चा करना। आपकी मूंगफली की खली भी काम कर देगी, लेकिन वो 20 की जगह 25 किलो डाल दो आप। एक मछली की खली आती है, ये महत्वपूर्ण है, अगर ये मिल जाए तो ये जरूर डालो, क्योंकि इससे दाने में बहुत ताकत आती है। ये क्या सामान्यतः मिल नहीं पाती, लेकिन अगर मिल जाए तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर नहीं मिल पाती है तो आप सोयाबीन की खली कोई 20 की जगह 30 किलो कर दो, मतलब हमको खली 30 किलो चाहिए। अब वो सोयाबीन की सबसे अच्छी है, उसके साथ में मछली की आ जाए तो और अच्छी बात है। नहीं मिले तो मूंगफली की पूरी कर दो, 30 किलो मूंगफली की डाल दो, है ना। तो ऐसा कर सकते हो आप। और अगला है विटामिन मिनरल मिक्सचर, बाजार में पैकेट मिलता है वो आप ले लो, और 5 किलो की थैली आती है, 20 किलो की थैली सस्ती आती है, बोरा 1 किलो का भी आता है। जैसा आपके पास पैसा है वो आप सब जानते हो, बिजनेसमैन सब समझ लेता है, जो मार्केट में उतरता है वो फिर सब चीजें समझता है ना। और नमक डालना पड़ता है 1 किलो। तो ये जब दाना बनाओगे तो आपका परफेक्ट दाना बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करी, आजकल ये आप दाना बना सकते हो। इसके बाद एक प्री मिक्स करके भी आते हैं कंपनियों के, कंसंट्रेट बोलते हैं उनको, 5%, 10%, 20%, आप वो भी खरीद सकते हो। और उसमें केवल पीली मक्का चावल की कनकी पड़ती है और खली पड़ती है, तो उससे भी बढ़िया दाना बन जाता है। जो लोग चाहें तो वो संपर्क कर सकते हैं हमसे। स्वास्थ्य प्रबंधन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, स्वास्थ्य प्रबंधन में जो देसी नस्लें हैं उनमें टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है। टीकाकरण में रानीखेत का टीका तो एक 3 से 7 दिन में लगता है, एक उसके 21 दिन की एज हो जाती है जब लगता है। इसको पानी से देते हैं, पहला वाला आंख में डाल के या नाक में डाल के देते हैं, इंट्रानेजल इंट्राओक्यूलर। और फिर एक 42 से 56 दिन में हम R2 भी लगाते हैं इंजेक्टेबल मसल में, मांस में, क्योंकि ये अच्छी इम्यूनिटी देता है। उसके बाद हर 2 माह पे आप रानीखेत का जो लासोटा वैक्सीन है वो पानी में डालते रहिए, उससे क्या रहेगा कि बीमारी आएगी नहीं, और ये सबसे खतरनाक बीमारी यही है। इसके अलावा और ज्यादा बीमारियों में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी नस्लें हैं अपनी, तो ये ज्यादा बीमार नहीं होती। उसके बाद जैव सुरक्षा, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया आज की तारीख में। देखिए, जैव सुरक्षा तो अपने जीवन में ही महत्वपूर्ण हो गया। अभी कोई वायरस का नाम चल रहा है, कोई नया चल रहा है, उससे बचाव का तरीका वही है कि आप मास्क लगा के रहो, अपना सुरक्षित रह के रहो। ऐसी मुर्गी के लिए भी जरूरत है। देखो, मैंने एक लाइन बड़े बड़े अक्षरों में लिखी है, बाहरी व्यक्तियों का मुर्गी फार्म में प्रवेश प्रतिबंध। सबसे बड़ा कारण है ये बीमारी फैलने का। कोई ना कोई बाहर का व्यक्ति, बाहर की गाड़ी, बाहर की मुर्गी, कोई ना कोई आके आपके फार्म में बीमारी देके जाएगा। सबसे बड़ा 90% बीमारियां इसी कारण से आती हैं। आपने अगर इनको रोक दिया, भाई कोई रिश्तेदार मिलने आया तो ये फार्म में मत आओ यार, बाकी सब जगह आओ, लेकिन फार्म में अलाउ नहीं है, क्योंकि फार्म में कहीं से बीमारी आ गई तो हमारा पूरा नुकसान हो जाएगा। साफ सफाई रखना, साफ पानी, बीमार को हटा देना, पशु चिकित्सक से सलाह, ये सब सामान्य बातें हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मैं जो बात करूंगा वो बाहरी लोगों का, बाहरी मुर्गियों का, बाहरी वाहनों का आना, प्रवेश रोकना है।
और वो एक बनाते हैं फुटपाथ आपके गेट के वहां, पानी भरा रहे उसमें, जब बीमारी स्पेशली एरिया में लग रहा है कि बीमारी आ रही है तो उसमें फिनाइल डालो, चूना डालो फार्म में, ऐसे बचाव करके रखना है। ये मैंने सामान्यतः नर्मदा नदी कड़कनाथ नस्ल की क्या प्रोडक्शन पोटेंशियल है वो लिखे हैं, मुझे थोड़ा निर्देश मिला है कि जल्दी समाप्त करना है, तो इनके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना जरूर जाऊंगा मैं, इनसे होने वाले फायदे के बारे में बात करूंगा मैं। कुल लागत नर्मदा निधि को आप पाल रहे हैं तो प्रति मुर्गा 1 किलो का 180 करीब हमने फील्ड में ये देखा कि 180 रुपए किलो ये पैदा हो जाता है ना, 180 रुपए की लागत आती है और मार्केट में आराम से 200 से 250 रुपए किलो ये बिक जाता है। तो नर्मदा निधि को अगर मैं बात करूं बिल्कुल नट सेल में तो करीब करीब 50 रुपए एवरेज आपको प्रति मुर्गा फायदा मिल सकता है। और मैं आपको बताऊं ब्रायलर में कई बार 2 रुपए भी फायदा नहीं मिलता, जो कमर्शियल ब्रायलर रहता है कई बार 10 भी मिलता है, कई बार 20 भी मिलता है, कई बार 2 भी मिलता है, लेकिन नर्मदा निधि में 50 रुपए। तो अगर देखा जाए तो इसको पालना नए उद्यमियों के लिए बहुत अच्छा है, नए लोग सीखें करें फिर आगे स्तर पे अपने उसको बढ़ाएं, लेकिन शुरुआत में ये अच्छा फायदा है, कम संख्या में आपका प्रॉफिट अच्छा रहेगा। उसके बाद में कुछ जो मैं बताया था ना कि स्वरोजगार के नए तरीके, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरी नजर में। तो बाकी तो मुर्गी पालन के बारे में मैंने आपको इनिशियल जानकारी दी। एक कस्टम मैचिंग, कस्टम मैचिंग क्या है, आजकल क्या है किसान भाई कहते हैं कि अरे जो मुर्गी अंडे पर नहीं बैठती, ज्यादातर मुर्गियां नहीं बैठती, हमारी नर्मदा निधि में भी ये कैरेक्टर नहीं है, इसको ब्रूडीनेस बोलते थे, अंडों को सेना। देसी मुर्गी बैठती है लेकिन देसी मुर्गी अंडों में बैठती है तो फिर वो उसका अंडा प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में और क्या कि जब बड़े स्तर पे आपको फार्म चलाना है तो आपको कंटिन्यूअस बच्चों की सप्लाई चाहिए, तो या तो आप कंपनी से खरीदो तो हर बार पैसा देना है, या उसका दूसरा तरीका है कि कोई नया लड़का युवा जो उद्यमी है, नया कोई यंग पर्सन है, वो हमारे पास से या कहीं से हैचरी की ट्रेनिंग ले और एक 3-4 गांव का क्लस्टर बना के एक हैचरी बना दो, उसको बोलेंगे कस्टम मैचिंग। अब मान लो एक किसान आया बोले साहब मेरे पास 20 अंडे हैं, तो 20 अंडे का 1 रुपए के हिसाब से या 2 रुपए के हिसाब से, बोले 5 रुपए जो भी रेट उस इलाके में चल जाए मार्केट में, बोले हम तुमसे 100 रुपए लेंगे और तुम्हारे 20 अंडे की हैचिंग करा के तुमको दे देंगे। ऐसे ही उससे क्या रहेगा कि जो छोटा किसान है सबके पास हैचरी नहीं है, उसके पास एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन कोई एक युवा इसमें अच्छा रोजगार कमा सकता है कि वो कई किसानों का अंडा लेके, बस उसमें ईमानदारी की जरूरत है कि ये आपका अंडा है भैया, ये 20 अंडे में से 15 बच्चे निकले, ये आपके बच्चे ले जाओ। उसके लिए ट्रे में अलग अलग नंबरिंग करके रखना पड़ेगा और ईमानदारी से जिसका जिसका अंडा है जितना बच्चा निकला उसको देना पड़ेगा और फिर आदमी आपको अंडे के हिसाब से पैसे दे देंगे। तो एक रोजगार का बहुत अच्छा साधन बन सकता है कस्टम मैचिंग। मतलब आपने क्या किया, आपने पूरे गांव के लोगों के फर्टाइल अंडे लेके और मशीन में डाल के और उनको बच्चे निकाल के दे दिए, उनको बच्चे मिल गए, आपको एक रोजगार का साधन मिल गया। ये मदर यूनिट का संचालन उसमें ये कर सकते हो कि क्या रहता है कि जो देसी जो रहते हैं और जो इम्प्रूव बर्ड है वो शुरू में बहुत मरते हैं, 15-20 दिन में मोर्टलिटी ज्यादा होती है। तो सरकार भी कहती है कि अगर किसानों को दे रहे हो तो 28 दिन का बच्चा दो किसी योजना में। तो ये भी एक तरीका है कि छोटा बच्चा 1 दिन का हैचरी से ले गया, आपने अपने अच्छे फार्म में जहां पे आपको देख रेख कर रहे हो वहां उसको पाला और 28 दिन का कर लिया, तो किसान, छोटे किसान जिसको 20 बच्चे पालने हैं, 50 बच्चे पालने हैं, 100 बच्चे पालने हैं, वो 28 दिन का आपसे ले जाएगा, उसमें भी आपको 2-5 रुपए प्रति बच्चे का फायदा हो गया। उसमें ये हो गया कि आपको पूरा उसको रखना नहीं पड़ा 2-3 महीने तक, है ना। तो आप ये मदर यूनिट का भी संचालन कर सकते हो, एक ये भी अच्छा रोजगार का साधन है। उसके बाद में सस्ते आहार का निर्माण, ये भी अच्छा तरीका है। देखो अभी कंपनियों का जो दाना है वो 30 से 40, मैं कहता हूँ 40 रुपए तो अब सामान्य रेट हो गई, 40 रुपए किलो मिलता है। और किसान भी क्या है कि आपको 2 किलो मिनरल मिक्सचर खरीद के लाएगा, उसको मछली की खली नहीं मिलेगी मार्केट में, सोयाबीन भी कहीं कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता है, खली नहीं मिलती है। उससे अच्छा आप क्या करो कि आप अपने एरिया में, आप हमारे पास आओगे आपको एक फॉर्मूला बना के दे देंगे, आपके एरिया का कोई अगर मक्का नहीं है कोई और चीज है तो वो भी आपको हम उसमें ऐड करके दे देंगे। न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट है वो आपको बढ़िया आपके एरिया के हिसाब से, आपके एरिया में क्या क्या न्यूट्रिएंट उपलब्ध है खाने के इंग्रेडिएंट, उसके हिसाब से आप फॉर्मूला बना लो और अपने एरिया में अपनी छोटी सी एक चक्की लगाओ एक, और उसको दाने को बना के और बढ़िया किसानों को दोगे तो आपके लिए रोजगार का एक साधन बन गया और किसानों को सस्ते में दाना मिल गया। और एक और फायदा हुआ कि लोकल लोगों का माल बिकने लगा, तो उनको भी, जो पशुपालक हैं या जो खेती किसानी वाले लोग हैं, उनका जो छोटा छोटा अनाज होता था वो सब भी इस्तेमाल हो जाएगा। आजकल सरकार मोटे अनाज पे बहुत ध्यान दे रही है, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो सस्ते आहार की यूनिट भी आप डाल सकते हो मुर्गी के लिए। उसके बाद इंटीग्रेटेड स्वास्थ्य प्रबंधन, इस पे मैं बहुत महत्व देता हूं। मैं अब विद इन 2 मिनट खत्म कर दूंगा, बस अंतिम है।
ये बहुत मेरे लिए बहुत जरूरी चीज है, मैं इस पर बहुत ध्यान देता हूँ। देखो क्या है कि जैसे अभी आपने एक योजना अभी मैडम की सुनी, उसमें मैत्री के जो एआई के लिए सरकार बना रही है किसान, आगे चल के ये हमने आगे विभाग को भी ये निवेदन कर रहे हैं कि इस तरीके से मुर्गियों के लिए और पशुओं के लिए भी छोटे छोटे जैसे ये वैक्सीनेटर टाइप के लोग तैयार किए जाए, जिनको बेसिक नॉलेज दे दें वैक्सीनेशन की, और उनको वैक्सीन करना हम सिखा देंगे या कोई विभाग सिखा देगा। वो क्या करें कि गांव में हर आदमी, अब जिसके पास 20 बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि यार इनको वैक्सीन कर देना, लेकिन मुझे पता है कि जितने किसान मेरे पास से ले जाते हैं छोटे किसान, उनमें से आधे से ज्यादा वैक्सीन नहीं करते, क्योंकि वो मार्केट जाएंगे, वैक्सीन खरीद के लाएंगे, इतना समय नहीं है लोगों के पास और इतना उनके पास पैसा भी नहीं है। लेकिन एक आदमी क्या कर सकता है कि पूरे गांव से पूछ ले कि भाई तेरी 50 मुर्गी है, तेरी 50 मुर्गी है, तेरी 30 मुर्गी है, मैं कल वैक्सीन लाऊंगा और सबका वैक्सीन करूंगा और सबसे 1-1 रुपए में लूंगा। तो उसमें क्या रहेगा, वैक्सीन 500 वैक्सीन का रानीखेत का केवल 70 रुपए का फाइल आती है, केवल 70 रुपए की 500 मुर्गियों को हो जाएगा 70 रुपए में। आप अगर 50 पैसे भी एक किसान से लोगे तो भी आपके 250 रुपए बन गए, तो आपको रोजगार का साधन हो गया। और दूसरा फायदा क्या हो गया, किसान के वैक्सीनेशन हो गया, पूरा गांव सुरक्षित हो गया। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है टीका इलाज के लिए भी। कभी मान लो बरसात में बीमारी आ रही है, हाँ ठीक है भाई, ये मैं दवाई डाल देता हूं तेरे यहाँ, इसके मेरे को 20 रुपए दे दे। सुपराकॉक्स दवाई आती है कॉक्सीडिया की, वो आप पानी में डलवा दो किसान की, किसान बेचारा समझ ही नहीं पाता, वो उसकी सब मुर्गी मर जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे लोग 2-4 लड़के गांव में तैयार हो जाएं और वो इस तरीके से करने लगे तो बहुत फायदा होगा। मतलब जो समस्या मुर्गी पालन में छोटे स्तर पे आती है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। और एक पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण है जो आजकल सब लोग आप देख रहे हो, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसका मतलब क्या है, अब एक किसान के यहाँ 10 अंडे हुए, गांव में बेच लिए, नहीं बिके तो खा लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा एक गांव में कोई बंदा रहे, कोई लड़का रहे, कोई युवा रहे कि भैया तेरे 5 अंडे, तेरे 5 अंडे, तेरे 5 अंडे, उसने सब गांव से अंडे इकट्ठे करे, डायरी रजिस्टर में नोट किया और शहर में जाके या तो किसी आउटलेट अपना छोटा सा बना लो कि गांव के देसी अंडे, जब कस्टमर देखेगा कि वास्तव में देसी है तो वो रोज आएगा और आपको प्रीमियम रेट मिलेगी उसमें। या फिर आप किसी व्यापारी को भी बेच सकते हो। तो उसको बोलते हैं कि आप हर आदमी 20 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर 10 अंडे बेचने नहीं जाएगा, लेकिन एक युवा जो ये काम कर रहा है वो पूरे गांव के अंडे इकट्ठे करके और वो 100 अंडे आराम से बाजार में बेच के आ सकता है और ईमानदारी से सबको सबका प्रॉफिट दे दो। तो ये सब बातें मैं कर रहा था। और विभाग की योजनाओं के बारे में तो आपको बताया जा चुका है ना, और अभी एनएलएम में आपको और बता देंगे। तो यही सब मेरे पॉइंट थे, है ना। तो इन सब पॉइंट्स पर आप अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से रोजगार का साधन मुर्गी पालन है और इसको हम ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश को हम साउथ इंडिया की पोल्ट्री इंडस्ट्री के आसपास लेके जाएंगे, लेकिन इसमें समय लगेगा और आप लोगों का सहयोग लगेगा। धन्यवाद। ये मेरा सबसे आखिरी में मैं बता रहा हूं कि विश्वविद्यालय इसके लिए बहुत काम कर रहा है। ये हम नियमित रूप से नर्मदा निधि और कड़कनाथ के चूजे यहाँ निकलते रहते हैं, किसान भाइयों को उपलब्ध कराते हैं उचित रेट पे। नर्मदा निधि सब्सिडी रेट पे 20 रुपए में केवल देते हैं हम लोग। और समय समय पे प्रशिक्षण भी होता है और इस साल के प्रशिक्षण अतिशीघ्र शुरू होने वाले हैं। उनकी कुछ फीस रहती है, वो आप लोग इस मेरे जो ईमेल है विभाग का, इस पर आपकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, आराम से आप ईमेल पर लिख दीजिए, हम निश्चित रूप से आपका जवाब देंगे, है ना। आपको फोन नंबर देंगे तो आप कभी उठा पाए नहीं उठा पाए, लेकिन मेल पर आप ये लिख दीजिए तो आपको पोल्ट्री से संबंधित जो भी प्रश्न है आपके, उनका हम नियमित रूप से जवाब देते रहेंगे। आप ईमेल चाहे तो यहाँ नोट कर सकते हैं, pscjabalpur@gmail.com, pscjabalpur@gmail.com। धन्यवाद किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गोयल सर। अब मैं डॉक्टर बगनानी सर को अपनी सत्र के लिए इनवाइट करना चाह रहा हूं, जो कि अपनी पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्य प्रदेश से वो राष्ट्रीय पशुधन मिशन की संबंधित जानकारी आप लोगों को दे देगा। बगनानी सर।